रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने देश भर में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का किया उद्घाटन। कहा, ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमिशन की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए है उपहार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के विवादित बयान पर किया पलटवार। कहा, कांग्रेस के नेताओं की मति मारी गई है, मोदी जी को जितना गाली दोगे कमल उतना ही खिलेगा। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी। 362 भारतीय निवासियों का एक और जत्था जेद्दाह से बेंगलुरु के लिए हुआ रवाना। विदेश राज्य मंत्री ने किया रवाना। सूडान से 326 भारतीय निवासियों का 10वां जत्था आईएनएस तरकश से जेद्दाह पहुंचा। भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, एससीओ के भीतर आतंकवाद विरोधी प्रयासों और प्रभावी बहुपक्षवाद से संबंधित मुद्दों पर हो रही है चर्चा। बैठक से इतर रक्षा मंत्री ने उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री के साथ की मुलाकात। अभिनेत्री जिया खान की मौत के मामले में फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली बरी। मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए सूरज पंचोली को किया बरी। 2013 में अपने कमरे में मृत पाई गई थी जिया खान। और आईपीएल में आज होने वाले मुकाबले में पंजाब किंग्स की लखनऊ सुपर जायंट्स से होगी भिड़ंत। पंजाब की लखनऊ के खिलाफ दबदबा कायम रखने की होगी कोशिश, वहीं लखनऊ करना चाहेगी वापसी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। देश में रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए पीएम मोदी ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 100 वॉट के 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। इससे देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में 100 वॉट के नए 91 एफएम ट्रांसमीटर लगाए गए हैं। देश में सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है। इस कड़ी में रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में 100 वॉट के नए 91 एफएम ट्रांसमीटरों का शुभारंभ किया। इससे देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। सरकार निरंतर तकनीक के लोकतांत्रिकरण के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी न हो। आधुनिक तकनीक को सभी के लिए सुगम और अफोर्डेबल बनाना इसका एक बड़ा माध्यम है। हमारी सरकार निरंतर इसी तरह टेक्नोलॉजी के लोकतांत्रिकरण इसके लिए काम कर रही है। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी न हो। आधुनिक टेक्नोलॉजी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना, अफोर्डेबल बनाना इसका बहुत बड़ा माध्यम है। दुनिया की हर सूचना आज ग्रामीण क्षेत्रों में रियल टाइम में पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के वो वर्ग जो सूचनाओं से वंचित थे
अब वो फ्री डीटीएच के माध्यम से लाभ उठा रहे हैं। देश के सबसे बड़े डीटीएच प्लेटफॉर्म डीडी फ्री डिश की सेवा 4 करोड़ 30 लाख घरों में पहुंच रही है। देश के करोड़ों ग्रामीण घरों में, बॉर्डर के पास वाले इलाकों में आज दुनिया की हर सूचना रियल टाइम में पहुंच रही है। डिजिटल क्रांति का प्रभाव देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है। पीएम मोदी ने कहा कि गांव में युवा अब डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए अवसर हासिल कर रहे हैं। देश के कोने कोने में, गांव-गांव में नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। गांव के युवा गांव में रहते हुए ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ ही दिन बाद वो रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने वाले हैं। मन की बात का ये अनुभव, देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मन की बात का ये अनुभव, देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या मन की बात कार्यक्रम से नियमित रूप से जुड़ी हुई है और इससे लगातार प्रेरणा लेती है। उन्होंने रेडियो के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए प्रयासों को सराहा। भारत की बहुत बड़ी तादाद में युवा आबादी 65% के लगभग मन की बात को सुनते हैं। तो जो लगता था कि रेडियो के बाद टेलीविजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इंटरनेट के आने के बाद क्या रेडियो की भूमिका क्या रहेगी, आपके मन की बात ने सबके मन को छुआ भी है, दिल को छुआ है और उन लोगों की उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। आकाशवाणी की एफएम सेवा के इस विस्तार से अतिरिक्त 2 करोड़ लोग इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे और लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में इस कवरेज का विस्तार होगा। जिन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है, उनमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। इस विस्तार का प्रमुख उद्देश्य आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में एफएम के कवरेज को बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए 91 एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन कई मायनों में बेहद खास है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि न्योमा में विश्व का सबसे ऊंचा 4100 मीटर की ऊंचाई पर लगा ट्रांसमीटर एक रिकॉर्ड है। इसका कई किलोमीटर तक लाभ मिलने वाला है। हमारे न्योमा में वर्ल्ड का हाईएस्ट 4100 मीटर की हाइट पर ट्रांसमीटर लगा है। आप कल्पना कीजिए, लगभग 14,000 फुट की हाइट पर जब ट्रांसमिशन होगी, साथ लगते कई किलोमीटर तक इसका लाभ मिलने वाला है। और हमारे लोगों को एफएम की सुविधा भी मिलेगी, प्रोग्राम भी सुनने को मिलेगा, न्यूज़ भी मिलेगी और अपने कल्चर को आगे बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। और आज आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर उत्तरकाशी का उद्घाटन भी वर्चुअल माध्यम से किया गया। आकाशवाणी उत्तरकाशी में इस उद्घाटन समारोह में टिहरी गढ़वाल की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह समेत दूसरे लोग मौजूद थे। हमारे यहाँ उत्तरकाशी के लोग थे, क्योंकि इतना पूरा उत्तराखंड में यहाँ हुआ है सेकंड, क्योंकि देहरादून में मेन स्टेशन में सेकंड खुला है। ये शुरुआत है यहाँ के लोगों के लिए और बॉर्डर के लोगों के लिए। ऑफकोर्स थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा तक नहीं है, पर आस्ते आस्ते करके वो भी बढ़ जाएगा। अगर एटलीस्ट यहाँ तक पहुँचे बॉर्डर, हम लोग का सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड को कहीं भी
टेढ़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मिले हैं। आई थिंक हम सब लोग को मिलकर आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम लोग के बारे में, क्योंकि हम बिल्कुल बॉर्डर एरिया में हम लोग के लोगों के लिए सोचें, बहुत बड़ी बात है। भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, संचार मंत्री जी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। जो उनकी सोच है कि कैसे हम एफएम के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, जिससे माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मन की बात को हर और अब 100वां एपिसोड होने जा रहा है 30 तारीख को, उस तरह से सरकार की तमाम गतिविधियां कैसे आम गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, कैसे वो जानकारी पहुंचे, इसके लिए उन तमाम गरीब भाई बहनों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा जो जानकारी के अभाव में एफएम के माध्यम से नहीं सुन पाते थे, उनको सुनने का मौका मिलेगा। तो ये हमारे जनपद के लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली में शुक्रवार को प्रधानमंत्री की मन की बात पर एक रिसर्च जर्नल जारी किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के छात्रों ने मन की बात पर पोस्टर्स की प्रदर्शनी लगाई। देखिए विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। NFSN आर्ट गैलरी में हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लगी है मन की बात के पोस्टर्स, और ये तमाम पोस्टर्स जो बनाए हैं ये यहाँ के स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का आइडिया उनके दिमाग में था जब उन्होंने इस तरह के पोस्टर्स बनाया, खासतौर से पीएम की मन की बात को लेकर। ये जो येलो बुक कवर है ये मेरा है। इफ़ यू सी इन लार्ज पार्ट है इसका। तो बेसिकली मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि विजन को प्राइम मिनिस्टर मोदी को उनका जो विजन है वो कैसा देश में रोशनी लेकर आया है। मैं इसमें इलस्ट्रेट करी मन की बात विद मोदी जी, जो कि 100 अपने एपिसोड्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैंने इसमें जो शो किया है कि मोदी जी जो है अपने विद द हेल्प ऑफ माइक ही इज रीचिंग एवरी पीपल इन इंडिया। वो जनता की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। प्रोफेसर अख्तर, सबसे पहले ये जो आपका जर्नल छपा है इसमें 7 रिसर्च पेपर्स हैं, ये कितना इंटरेस्टिंग रहेगा लोगों के लिए? देखिए, जब 99 एपिसोड्स आए मन की बात के तो सभी उससे अफेक्टेड होते गए, पूरा देश हो गया उससे अफेक्टेड। तो जामिया भी उसके इन्फ्लुएंस में हो गया। और हम लोग टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, तो हमने उसके ऊपर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने रिसर्चर्स किए हैं। तो इसके अंदर 7 रिसर्चर्स जो हैं वो पब्लिश हुए हैं। और ये हम माखन लाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी जो है उसने एक स्पेशल इशू निकाला है इसका, हमारे लिए जामिया का इशू है। इसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके कि मन की बात ने आम आदमी को, आम इंसान को यहाँ पे हमारे देश में कैसे इफेक्ट किया। आम आदमी से लेकर आलिम लोगों तक सभी मन की बात से प्रभावित हैं और यही दिखाया गया है इस रिसर्च पेपर में। कैमरामैन अनिल के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज दिल्ली। नमामि गंगे कार्यक्रम एक ऐसा मिशन है जो संरक्षण पर जोर देती है। इसका मकसद प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और गंगा नदी के संरक्षण और उसका कायाकल्प करना है। संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत की पवित्र नदी गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए नमामि गंगे पहल की सराहना की है। 25 दिसंबर 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस बारे में बात की थी। सदियों से कल कल बहती मां गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ 8 साल पहले हमने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाली
दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया है। ये और भी खुशी की बात है कि पूरे विश्व के 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को यह सम्मान मिला है। और 26 फरवरी 2023 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से यह कार्यक्रम लोगों के लिए जन भागीदारी के अभिव्यक्ति का एक मंच बन गया है। हर महीने कई पत्र उन तक पहुंचते हैं, जिसके जरिए उन्हें लोगों की मन की बात जानने का मौका मिलता है। मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी के अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। हर महीने लाखों संदेशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुंचती है। आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है, ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है, समझा है और मैंने अनुभव किया है, स्वीकार भी किया है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज आयुष क्षेत्र पर मन की बात के प्रभाव पर केंद्रित आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान पत्रिका में केंद्रीय परिषद अनुसंधान के विशेष अंक का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए अलग अलग विषयों पर देश की जनता के साथ वार्ता की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व की वजह से ही आज आयुष न केवल देश बल्कि दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष उनकी तरफ से जो कदम उठाई गई है आयुष को प्रमोट करने के लिए पिछले 9 साल के अंदर, इसके वजह से आज आयुष ने सिर्फ देश के अंदर नहीं दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। मन की बात ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिससे देश की सभी वर्गों को कनेक्ट कर सकते हैं। जो काम परमादरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, अलग अलग बिंदु पर चर्चा करके देशवासियों को उजागर की है, साहस दी है, शक्ति दी है, मनोबल दी है, दिशा दी है और अलग अलग विषय पर जानकारी भी दी है। कर्नाटक में बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है। यहां लगातार पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह चुनावी अखाड़े में मौजूद हैं। आज उन्होंने नवलगुंड में चुनावी रैली की और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं से वोट मांगी। अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव कर्नाटक में हर वर्ग के लोगों का भविष्य तय करेगा। अमित शाह ने कहा कि पूरी दुनिया जिस पीएम मोदी का इतना सम्मान करती है, उनके लिए कांग्रेस अध्यक्ष अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को जनता जवाब जरूर देगी। पूरी दुनिया जिस प्रधानमंत्री का स्वागत करती है, हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है, एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विसेला सांप जैसे हैं। सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर। प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विसेला सांप। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। और कर्नाटक चुनाव में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मधुगिरी में प्रचार की कमान संभाली। यहां उन्होंने पीएफआई पर प्रतिबंध का मसला उठाया और कहा कि देशद्रोही संगठनों को कांग्रेस ने अपने शासनकाल में खूब शह दिया। नड्डा ने यह भी कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संवैधानिक दृष्टि से गलत है। आजकल कांग्रेस के लोगों को लिंगायतों की बड़ी चिंता हो गई है, बहुत चिंता हो गई है। आप बताइए, निजलिंगप्पा क्या थे? लिंगायत थे कि नहीं थे? उनको बेइज्जती करके निकालने का काम किसने किया था? आप बताइए, ये पाटिल साहब जो मुख्यमंत्री थे,
उनको बेइज्जत करके निकालने का काम किसने किया था? कांग्रेस की सरकारों ने किया था। आज बहुत बड़े आप हितैषी लिंगायत के बनते हैं। और अपशब्दों के इस्तेमाल से कर्नाटक का चुनाव रोज नए मोड़ ले रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर आक्रामक है और माफी की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी विधायक बासनगौड़ा यत्तनलाल के सोनिया गांधी पर दिए बयान के बाद से हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कहा है कि खरगे अपना जवाब खुद देंगे क्योंकि कर्नाटक में वो मौजूद हैं। Mallikarjun Kharge is here, front of you. He is in Karnataka. He is available for you. He will comment. He is wise enough, capable enough. But Srimati Sonia Gandhi is not here. I am the president, representing a political party. It is my bound duty. The nation stand by her. The women would stand by her. Our culture and tradition stand by her. और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि कर्नाटक में बीजेपी को 40 सीट पर जीत हासिल होगी, जबकि कांग्रेस को 150 सीटें मिलेंगी। राहुल गांधी ने कलबुर्गी में एक रैली में कहा कि बीजेपी ने 3 साल की सरकार में कोई काम नहीं किया है। बीजेपी को 40 नंबर बहुत अच्छा लगता है। 40 नंबर से इनको प्यार है, मोहब्बत है, इसीलिए कर्नाटक की जनता इनको 40 सीटें देगी और कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीट मिलेगी। 3 साल इन्होंने चोरी की, 40% कमीशन दिया। और कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में पार्टी के शिष्टमंडल ने चुनाव आयोग पहुंचकर इसकी शिकायत की। भूपेंद्र यादव ने बताया कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में चुनाव आयोग से शिकायत करने बीजेपी का शिष्टमंडल पहुंचा। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी से मुआफी की मांग की। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले का संज्ञान लेकर पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जो वाक्य कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने किए हैं वो जानबूझकर किए। वो कांग्रेस की उस गहरी घृणा की राजनीति का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस एक लोकप्रिय नेतृत्व के प्रति अपना व्यक्तिगत वैमनस्य रखती है और बार बार कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार से उनके जीवन के आयु के प्रति उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से व्यक्तिगत मर्यादा की राजनीति का उल्लंघन कर रही है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने गुरुवार को एलजी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि कोरोना के दौरान 2021 में दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन सीईओ उदित प्रकाश राय ने दिल्ली के लाजपत नगर में 15वीं शताब्दी के एक स्मारक को गिराकर एक सरकारी बंगले का निर्माण किया। दरअसल इस पुराने स्मारक का निर्माण 1418 ईस्वी में हुआ था। इसके लिए पुरातत्व विभाग ने दिल्ली जल बोर्ड को अधिग्रहण के लिए पत्र भी लिखा था, लेकिन जब पुरातत्व विभाग ने जनवरी 2023 में इसका दौरा किया तो पाया कि यहां कोई स्मारक नहीं था। पुरातत्व विभाग ने आरोप लगाया है कि उदित प्रकाश राय ने उनके पत्राचार को रोक दिया और इसी दौरान ही बंगले का निर्माण हुआ। उदित प्रकाश राय पर आरोप है कि उन्होंने सभी नियमों को ताक पर रखा और यही वजह है कि विजिलेंस विभाग ने अब इस अधिकारी से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। लेह में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईमानदारी की बात करने वाले केजरीवाल ने भ्रष्टाचार में नया मकाम हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने कांड ही ऐसा कर दिया है जो भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ के चले गए। कांग्रेस को जो कई वर्ष लगे होंगे करने में, उन्होंने बहुत कम समय में कर दिखाया है। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस कहा जाता है, लेकिन उसको भी पार करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने करने का किया। सूडान से निकाले गए 362 भारतीय निवासियों का एक और जत्था केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन की उपस्थिति में जेद्दाह से बेंगलुरु के लिए रवाना हुआ। अपने ट्वीट पर साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सूडान से लाए गए 362 भारतीयों को जेद्दाह से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट से विदा करते हुए खुशी हुई। इनमें से अच्छी संख्या हक्की पिक्की
जनजाति की है। और इससे पहले सूडान से 326 भारतीय निवासियों का 10वां जत्था INS तरकश से आज जिद्दा पहुंचा। विदेश राज्य मंत्री ने जिद्दा में उनकी अगवानी की। वी मुरलीधरन ने 10वें जत्थे के जिद्दा पहुंचने से संबंधित तस्वीरें भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सूडान से 326 भारतीय निवासियों का 10वां जत्था INS तरकश से आज जिद्दा पहुंचा। उन्हें पाकर खुशी हुई। उन्हें जल्द ही भारत वापस भेज दिया जाएगा। मुंबई की CBI कोर्ट ने अभिनेता सूरज पांचोली को अभिनेत्री जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बरी कर दिया है। अभिनेत्री जिया खान के अपने जुहू अपार्टमेंट में मृत पाए जाने के लगभग 1 दशक बाद मुंबई की एक विशेष CBI अदालत ने उनके तत्कालीन दोस्त सूरज पांचोली को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश इस मामले में सुनवाई करते हुए सबूतों की कमी का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया। सूरज पांचोली अभिनेता जरीना वहाब और आदित्य पंचोली के बेटे हैं। उसे जिया खान के कमरे में लटके पाए जाने के 7 दिन बाद 10 जून 2013 को गिरफ्तार किया गया था। जिया की मां राबिया खान ने सूरज के खिलाफ केस दर्ज किया था। 1 महीने बाद उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। राबिया द्वारा अपनी बेटी की मौत में साजिश का आरोप लगाते हुए दायर एक याचिका पर हाईकोर्ट ने 2014 में जांच CBI को स्थानांतरित कर दी। CBI ने 2015 में चार्जशीट दायर की और पंचोली पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया, लेकिन हत्या से इनकार किया। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।